वकालत के पेशे में कई बार आपको अनेक ऐसे केसेस मिलते हैं जो आपको एक अनुभवी एडवोकेट होने के बावजूद भी भावनात्मक रूप से विचलित कर देते हैं। जिस व्यक्ति को आप अपना जीवन और अपनी स्वतंत्रता उसके हाथ में सौंप देते हैं, वह व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी का वहन ना करे और आपकी गर्दन को जानबूझकर फांसी के फंदे पर ले जाए तो क्या कहा जाएगा। ऐसा ही एक केस अभी पिछले दिनों हमें देखने में मिला, जिसमें हमने अपील फाइल की है। यह व्यक्ति हमारे पास कुछ समय पहले आया था, लेकिन बाद में चला गया था। उसने कहा कि आपकी फीस ज्यादा है तो मैं आपसे अपना केस नहीं करवाऊंगा, मैं किसी दूसरे वकील से केस करवाऊंगा। पिछले महीने उसके घर वाले आए, उनके हाथ में कन्विक्शन ऑर्डर था, लड़का जेल में है, उसको किसी तरह से बाहर निकालना है, तो अब आप हमारी अपील फाइल कर दीजिए। इस केस के मूल में एक कंप्लेंट थी जो एक लड़की ने की थी। वह कहती थी कि उस समय वह माइनर थी, वह अपने रहने के लिए एक कमरा ढूंढ रही थी। उसने कहीं से विज्ञापन पढ़ा कि जो आरोपी है वह कमरा किराए पर दिलवा सकता है। इसी बीच दोनों की आपसी अंतरंगता बढ़ गई और लड़के और लड़की के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। उसने अपनी कंप्लेंट में बहुत विस्तार से लिखा है कि प्रथम मिलन के समय क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से शारीरिक खून निकला था और क्या क्या उन दोनों के बीच में बातें हुई थी। यह उसने कंप्लेंट में साफ लिखा था। इसके बाद आरोपी ने उसे कथित रूप से कोई गोली भी खिलाई थी, जिससे उसका खून निकलना बंद हो गया था। केस के अगले चरण में वह लड़की जब माइनर ही थी, उसी दौरान आकर आरोपी के पास रहने लगी थी। जिस कमरे में आरोपी रहता था, आरोप है कि वह उसी में रहने लगी थी। पूरे केस की सबसे अजीब बात यह थी कि जो उनका प्रथम मिलन हुआ था, उस समय की चादर उस लड़की ने संभाल कर रखी हुई थी और उसने इस केस की जांच के दौरान वह पुलिस को थमा दिया था, जिसे पुलिस ने एफएसएल में भिजवाया था। उस चादर पर खून की पुष्टि हो गई थी। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है, वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है, यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। क्योंकि इस आरोपी को सजा दी जा चुकी थी, तो हमें देखना यह था कि वे क्या आधार थे जिनके ऊपर इस आरोपी को सजा की गई है और क्या उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सवाल पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। हमने इस केस में कम से कम 12-13 ऐसे आधार पाए जिनके ऊपर उस लड़की को क्रॉस किया जाना चाहिए था, लेकिन वह क्रॉस नहीं की जा सकी थी। वे आधार हम आपके सामने शेयर करते हैं। इसमें से पहला आधार यह था कि उस लड़की ने क्लेम किया था कि वह माइनर है और उसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। लेकिन आप सभी विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि जहां भी पोक्सो एक्ट का केस होता है, वहां पर आरोपी तथा पीड़िता दोनों की आयु को निर्धारित करने के लिए सेक्शन 34 पोक्सो एक्ट के तहत एक इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट के द्वारा की जाती है। लेकिन इस केस में ऐसी कोई इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट में नहीं की गई थी, क्योंकि उस लड़की ने ऐसा कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं दिया था जिसके आधार पर उसको प्रथम दृष्टया माइनर कहा जा सके। कोई बोन एज एक्सरे नहीं था, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं था, किसी प्रधान या मुखिया के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी नहीं था। ऐसी अवस्था में विद्वान वकील साहब ने उस लड़की से माइनॉरिटी के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछे, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन का पॉइंट था। और क्योंकि यह पॉइंट कभी डिस्प्यूट नहीं किया गया था डिफेंस के द्वारा, तो इसलिए कोर्ट ने उसे प्रूव्ड मानते हुए उसके ऊपर अपना निर्णय टिकाया था और आरोपी को सजा की थी। इसमें लड़की का आरोप था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, जबकि ऐसा कोई भी मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं था। ना तो कोई खरोंच थी, ना कोई चोट थी, किसी किस्म की बात नहीं कही गई थी। कब और कहां जोर जबरदस्ती की गई है, यह भी नहीं बताया गया था। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि लंदन डिफेंस काउंसिल ने इसके ऊपर एक भी सवाल नहीं पूछा था कि किन किन एक्ट्स के आधार पर कहा जा सकता है आरोपी ने उस शिकायतकर्ता लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शादी के वादे पर
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वह मना करती रही लेकिन फिर भी बनाए और शादी के नाम पर बनाए। तो इस शादी के वादे पर कहीं कोई एविडेंस तो होना चाहिए, और यदि एविडेंस नहीं है तो यह डिफेंस काउंसिल का काम है कि वह पूछे कहां वह शादी का वायदा है, किस तरह से शादी का वायदा आपके सामने प्रकट किया गया था, कब किया गया था, कोई मैसेज से किया गया था, चिट्ठी से किया गया था या ईमेल से किया गया था। ऐसी कहीं कोई चैट, ईमेल, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं था जो उस शादी के वायदे को साबित करता हो। लेकिन क्योंकि डिफेंस काउंसिल ने उसको खंडित नहीं किया था, इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले में उस शादी के वायदे को मानते हुए शादी के वायदे के भंग के आरोप में दोषी को सजा दी थी। कुल मिलाकर आरोप यह था कि आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन शारीरिक संबंधों का कहीं कोई तो सबूत होना चाहिए, या तो कोई मेडिकल एविडेंस होना चाहिए, या एफएसएल की कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी के द्वारा देखा जाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता लगे कि यहाँ केवल आरोप नहीं है, उसके पक्ष में कुछ साक्ष्य भी है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य इस पूरे केस में कहीं नहीं था, और ना ही लंदन डिफेंस काउंसिल ने उसके ऊपर उस लड़की को कहीं भी क्रॉस किया हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि कोर्ट ने इस आरोप को बिना प्रतिवाद के ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब तक आप डिफेंस काउंसिल के रूप में उसके ऊपर सवाल करके उसको खंडित नहीं करेंगे तो कोर्ट को तो मानना ही है। फिर पांचवा बिंदु यह था कि शारीरिक संबंधों को लेकर लड़की ने जो बार बार अपने बयान बदले थे, उन बयानों को लेकर आपस में कोई कन्फ्रंटेशन और कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करवाया गया था। हर एक गवाह कोर्ट में आकर अपने बयानों में बदलाव करता है, और यह विद्वान डिफेंस काउंसिल का कार्य होता है कि वह उस बदलाव को, नई चीजों को समाहित किए जाने को, चीजों को बाहर चढ़ाकर बोले जाने को वो कॉन्ट्राडिक्ट करे और कन्फ्रंट करे। लेकिन ऐसा इस पूरे केस में कहीं भी नहीं किया गया था। जिस स्थान पर घटना का होना आरोपित किया गया था वहां का कोई सबूत नहीं था। आरोपी जिस कमरे में रहता था, कहा गया था कि उसने बार बार बुलाकर वहां पर उस कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन ना तो उस कमरे में रहने की कोई किरायानामा था, रेंट एग्रीमेंट था, कोई रसीद नहीं थी किराए की, और किसी मकान मालिक के द्वारा उस आरोपी को पहचाना नहीं गया था कि हां यह व्यक्ति ही मेरे पास किराएदार के रूप में उस कमरे में रहता है या रहता था। ऐसे में डिफेंस काउंसिल का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह लड़की से ऐसे सवाल पूछे जिससे उस कमरे में लड़की का रहना विवादित होता हो, और उसको सजेशन दे कि लड़का तो इस कमरे में कभी रहा ही नहीं है। आईओ से भी यही सवाल किए जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल साहब इस पर पूरी तरह से मौन थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि लड़के को सजा हो गई। लड़की का यह भी आरोप था कि एक समय पर लड़के ने उसको उस कमरे में अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था, और तब वो लगातार निरंतर साथ साथ रहते थे। लेकिन इस आरोप के पक्ष में ना तो लड़की का मोबाइल लोकेशन दिया गया था, ना मकान मालिक का कोई बयान था कि ये लड़की कभी वहां आकर रही है, और ना ही लड़की का भी कोई किरायानामा था या उसके द्वारा दी गई कोई रसीद थी, और ना ही आरोपी के द्वारा ऐसी कोई रसीद दी गई थी जिसमें कहा गया हो कि इस कमरे के अंदर 2 व्यक्ति रहते थे। लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हाइमनटोन ओल्ड करके लिखा हुआ था, लेकिन हाइमनटोन अपने आप में शारीरिक संबंधों की पहचान नहीं होता है। साइकिलिंग के दौरान, उछल कूद के दौरान, अन्य भागदौड़ के दौरान हाइमनटोन हो जाया करता है। तो ऐसे में केवल हाइमनटोन के आधार पर आप आरोपी को रेप का दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन इस केस में माना गया क्योंकि यहां पर लंदन डिफेंस काउंसिल ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था, ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया था कि यह हाइमनटोन शारीरिक संबंधों से ना होकर किसी अन्य भागदौड़ खेल कूद की गतिविधि से हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जाने किन परिस्थितियों में ऐसा हो पाया कि लड़की ने एक चादर पुलिस आईओ को दी थी, और पुलिस आईओ ने उस चादर को एफएसएल को भेजा था। कहा यह गया था कि दोनों ने अपने प्रथम मिलन को यादगार बनाने के लिए वह चादर संभाल कर रखी थी जो लड़की के पास थी। एफएसएल ने उस चादर का परीक्षण किया, उसकी रिपोर्ट दी, और उसके ऊपर यह लिखा हुआ आया था कि ह्यूमन ब्लड इज फाउंड। लेकिन ह्यूमन ब्लड तो इस दुनिया के 8 अरब लोगों में से सभी के पास होता है। वह ब्लड आरोपी का है, इस बात के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग का
कहीं कुछ भी इस केस के रिकॉर्ड पर नहीं था। और इस केस में हमने देखा कि जो हमारे विद्वान डिफेंस काउंसिल थे, वे जहां भी कोई मेडिकल विटनेस आ जाता था या एफएसएल विटनेस आ जाता था तो वे मैदान छोड़कर भाग जाते थे। हर एक के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है नील अपॉर्चुनिटी गिवन। यही उन्होंने इस एफएसएल रिपोर्ट के बारे में भी किया, जिसमें लिखा था कि ह्यूमन ब्लड इज डिटेक्टेड, और यह देखते ही वे भाग खड़े हुए। उन्होंने उस एफएसएल विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया कि किस आधार पर यह जो ह्यूमन ब्लड यहां दिखाया गया है इसे आरोपी के साथ संबंधित करके देखा जा रहा है। इसके ऊपर हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से लंबे लंबे क्रॉस किए जा सकते हैं। उनके जो डीएनए मार्कर्स होते हैं उनकी मैचिंग, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी डीएनए रिपोर्ट को नष्ट करते हैं। लेकिन यहां पर डिफेंस काउंसिल साहब ने किसी भी प्रकार का कोई सवाल उन एक्सपर्ट विटनेसेस से नहीं पूछा हुआ था और नतीजा सारी की सारी बातें आरोपी के विरुद्ध पड़ी गई और उसको सजा मिली। एक सबसे बड़ी बात इस केस में हुई कि जब भी लड़की यह कहती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, 114A एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन लड़के के खिलाफ काम करने लगती है। उस लड़के को अपनी प्रिजम्पशन रिबट करनी होती है, उस प्रिजम्पशन को खंडित करना होता है। लेकिन इस पूरे केस में ना ही तो लंदन डिफेंस काउंसिल ने कोई सजेशन दिया कि यह प्रिजम्पशन गलत है, क्योंकि कोई भी रहने का सबूत नहीं है, साथ मिलने का सबूत नहीं है, तो ऐसे में आपके बीच की शारीरिक संबंधों का सबूत कैसे आ सकता है। इस प्रकार से 114A इंडियन एविडेंस की प्रिजम्पशन के आधार पर भी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपनी इस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर पाया है, खंडित नहीं कर पाया है, इसलिए आरोपी को दोषी माना जाता है। हालांकि हमने अपने तरीके से अपील फाइल कर दी है, लेकिन फिर भी इसका जो सही तरीका था कि इसे ट्रायल कोर्ट में गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इसको खंडित किया जाता, वह नहीं हो पाया। सवाल है कि यदि इस आरोपी का क्रॉस ठीक ढंग से नहीं किया गया था तो इसका दोषी कौन था। हम आपको हर बार बताते हैं, अनेक इंडिकेटर्स बताते हैं कि इन के द्वारा आप चेक कर लीजिए कि आपकी केस फाइल का क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अनेक केसेस में ऐसा होता है कि आरोपी स्वयं जानते हैं कि उनके केस को ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि आप लोग सस्ते के चक्कर में पड़कर अपने जीवन और अपनी आजादी को दांव पर लगा देते हो और नतीजा इस प्रकार के कन्विक्शन में सामने आता है। वैसे यदि आप अपील और अपीलेट कोर्ट का खर्च जोड़ें तो उससे ज्यादा ही खर्चा आ जाता है, जितने के द्वारा आप अपना ट्रायल निपटा सकते थे और एक ऑनरेबल तरीके से एक्विट हो सकते थे, ऑनरेबल तरीके से बरी हो सकते थे। अब अपील करोगे तो ट्रायल से ज्यादा तो उस अपील पर ही खर्च हो जाना है, तो फिर आपको बचा क्या। ऊपर से कन्विक्शन की तलवार लटक रही है तो वह अलग। इसीलिए हमारा आह्वान है आप सबसे कि आप अपने केस को दोबारा एक बार देखें और यह देखें कि क्या उसमें ठीक ढंग से क्रॉस किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है तो अपने जीवन को इस प्रकार दांव से ना लगाएं, उसमें सही एडवोकेट का चयन करके अपना केस अनुभवी हाथों में सौंपें। यदि कोई समस्या होगी तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको सही ढंग से क्रॉस बनाकर दे सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी।
आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।